निकल जाओ यहां से फौरन। सूखी डामर की सड़क पर फेंके गए ये शब्द राजस्थान की भीषण गर्मी जितने ही कठोर थे। दम घोंट देने वाली लू ने पूरे शरीर को जकड़ लिया था। यह नसीराबाद की गर्मी थी, भारतीय सेना की प्रसिद्ध राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट का केंद्र। यहां सब कुछ पिघल रहा था। उस जलते हुए केंद्र में हवलदार प्रिया शर्मा खड़ी थी, जिसे अभी अभी यह पद मिला था। उसकी आंखों में नई बनी तलवार की धार जैसी चमक थी और उसकी आवाज में भावना का एक कण भी नहीं था। बुजुर्गवार, नियमों के अनुसार जिस बाहरी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकती, उसे बेस में प्रवेश की अनुमति बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा है, कृपया लौट जाइए। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी समय के थपेड़ों को सीधे झेलते हुए किसी पुराने बरगद के पेड़ जैसा लग रहा था। धूप से झुलसा हुआ सांवला चेहरा गहरी घाटियों जैसी झुर्रियों से भरा था। मेहनत से गड्ढे हुए उसके खुरदुरे हाथ कछुए की पीठ की तरह फटे हुए थे। नीले रंग का फीका और पुराना कुर्ता पजामा, जिस पर कई पैबंद लगे थे, उसकी गरीबी की कहानी कह रहा था। घिसी हुई चप्पलें उसके द्वारा तय किए गए कठिन जीवन के सफर का अंदाजा दे रही थीं। उसके हाथ में एक मैला सा कपड़े का थैला था, जिसमें पोती के लिए लाए गए घर के बने खाने का टिफिन लग रहा था। बूढ़े ने चुपचाप हवलदार प्रिया के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में कोई धुंधलापन नहीं था। वे इतनी साफ और गहरी थीं, जैसे कोई अथाह समुद्र हो। उस नजर ने प्रिया के अटूट अनुशासन में एक हल्की सी लहर पैदा की, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। भारतीय सेना की आचार संहिता का नियम 3, मैं कानूनों और विनियमों का पालन करूंगा और एक मिसाल कायम करूंगा। उसके दिमाग में अंकित इस वाक्य ने उसकी भावनाओं को दबा दिया। नियम, हां, नियम तो जरूरी है। बूढ़े की आवाज में खड़खड़ाहट थी, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसने प्रिया को नजरअंदाज करते हुए गेट के पार परेड ग्राउंड की ओर देखा। वहां राजपूताना राइफल्स के प्रतीक चिन्ह पहने नौजवान नारे लगाते हुए अभ्यास में जुटे थे। उस दृश्य को देखते हुए बूढ़े की आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की चमक उभरी। मेरी पोती सिपाही अंजलि सिंह, बस एक बार उसका चेहरा देख लूं तो क्या हर्ज है, दूर से ही सही। इतनी दूर आया हूं, खाली हाथ लौटने का मन नहीं कर रहा। यह एक विनती थी, लेकिन इसमें कोई दीनता नहीं थी। यह बस एक दादा का अपनी पोती से मिलने का शुद्ध भाव था। लेकिन हवलदार प्रिया शर्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए अपवाद एक खतरनाक वायरस की तरह था, जो यूनिट के अनुशासन को तोड़ सकता था। नहीं हो सकता। मुलाकात के लिए पहले से आवेदन करना होता है और केवल स्वीकृत लोगों को ही अनुमति है। आपका नाम सूची में नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टील की दीवार से बात कर रही हो। बूढ़े ने आगे कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी सी मुस्कान दी। यह हार की मुस्कान नहीं थी, बल्कि कुछ समझकर स्वीकार करने वाले की हल्की सी मुस्कान थी। उसने 2-3 बार सिर हिलाया और धीरे धीरे मुड़ गया। उसकी दूर जाती हुई पीठ का दृश्य बेहद कारुणिक था। चिलचिलाती धूप में एक बूढ़ी और थकी हुई परछाई डामर पर लंबी खींचती चली गई। ठीक उसी समय बैरक के गलियारे से गुजर रहे कुछ सैनिकों के बीच मौजूद सिपाही अंजलि सिंह ने यह दृश्य देखा। अपने साथियों के साथ हंस बोल रही अंजलि का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। वह पीठ दशकों से देखी हुई, दुनिया की सबसे परिचित और अब थोड़ी शर्मिंदगी देने वाली उसके दादा की पीठ थी। पुराना कुर्ता, लंगड़ा कर चलना, हाथ में कपड़े का थैला, सब कुछ वही था। अरे अंजलि, वो तुम्हारे दादाजी नहीं हैं? एक होशियार साथी ने गेट की ओर इशारा करते हुए पूछा। एक पल में अंजलि का दिल धड़ाम से नीचे आ गिरा। सारी आवाजें दूर हो गईं और उसे लगा कि सबकी निगाहें उसी पर हैं। मेरे दादाजी, शानदार विदेशी कारों में आने वाले और अफसर पिता की शान दिखाने वाले साथी, सलीके से तैयार होकर अपनी मां से मिलने वाले सीनियर, उन सब की छवियों के साथ अपने दादाजी का मैला कुचैला रूप घुल मिल गया और एक गहरी शर्म ने उसे जकड़ लिया। नहीं, मुझे कहना होगा कि वो नहीं है। उसने अपने होंठ काट लिए। अगर वह अभी भागकर दादाजी को पुकारती तो सभी को उसकी दयनीय सच्चाई का पता चल जाता। गांव में मुश्किल से खेती करके उसे अकेले पालने वाले दादाजी, वह उनके प्यार और बलिदान को जानती थी, लेकिन सेना की वर्दी में सजी आज की अंजलि के लिए दादाजी एक ऐसी कमजोरी थे जिसे वह छिपाना चाहती थी। नहीं, तुमने गलत देखा होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए
अपने साथियों को धकेला। चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, बहुत गर्मी है। यह कहते हुए उसने अंत तक गेट की ओर नहीं देखा। उसे लगा जैसे पीछे से दादाजी की हल्की सी खांसी की आवाज आई, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया और तेजी से कदम बढ़ा दिए। ठंडी एयर कंडीशनिंग वाली कैंटीन की ओर बढ़ते हुए उन कुछ पलों में अंजलि ने महसूस किया कि उसका दिल ठंडा होकर जम रहा है। हवलदार प्रिया शर्मा ने दूर जाते बूढ़े की पीठ को एक पल देखा और फिर अपना सिर घुमाकर अपने काम में लग गई। उसकी दुनिया में सिद्धांत ही विश्वास था और नियम ही कानून। वहां किसी भी भावना के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन वह नहीं जानती थी जिस साधारण बूढ़े को उसने अभी अभी लौटाया था वह कौन था, और यह छोटी सी दरार जल्द ही एक बड़े तूफान में बदलकर पूरी राजपूताना राइफल्स यूनिट को हिलाकर रख देगी। नसीराबाद का आसमान अब भी ऐसे चमक रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। बेस से बाहर निकलकर बूढ़ा गजराज सिंह राठौर धीरे धीरे बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। वह चुपचाप चलता रहा, फिर सड़क किनारे एक पुरानी बेंच पर बैठ गया। जेब टटोलने पर जो निकला वह कोई नया स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक पुराना घिसा पिटा नोकिया फोन था। ढक्कन खोलते ही एक जानी पहचानी इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंजी। अपनी खुरदरी और फटी उंगलियों से उसने धीरे धीरे बटन दबाए। यह नंबर सेव नहीं था, लेकिन दशकों बाद भी वह उसे भूला नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 11 अंकों का नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से एक गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज आई। कौन है? गजराज सिंह ने एक पल सांस ली। अब उसके मुंह से निकली आवाज कुछ देर पहले वाली आवाज से बिल्कुल अलग थी। मैं हूं ब्रिगेडियर विक्रम चौहान, तुम्हारी यूनिट के बाहर हूं। सोचा एक प्लेट छोले भटूरे खाने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर विक्रम चौहान, जिनके कंधों पर 2 सितारे चमक रहे थे, फाइलों के ढेर की जांच करते हुए चौंके। प्राइवेट नंबर। एक अजनबी आवाज, शरारती कॉल समझकर वह फोन काटने ही वाले थे कि ब्रिगेडियर विक्रम चौहान शब्द उनके कानों में पड़े। कोई उनकी रैंक को सटीक रूप से जानता था, लेकिन इससे भी ज्यादा जिस चीज ने उनके दिमाग को झकझोर दिया वह थी आवाज। दशकों पुरानी वह आवाज जिसने उनका सब कुछ बदल दिया था, जिसे वह सपनों में भी नहीं भूल सकते थे। एक पल में ब्रिगेडियर चौहान के हाथ से पेन टक की आवाज के साथ मेज पर गिर गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया, फिर आश्चर्य, अविश्वास और अवर्णनीय सम्मान के भावों से भर गया। उन्होंने कांपते हाथों से फोन पकड़ा और कुर्सी से उछल पड़े। खिड़की से गेट का धुंधला दृश्य दिख रहा था। उस्ताद, क्या क्या सच में आप हैं? उनकी आवाज बकरी की तरह कांप रही थी। भारतीय सेना में बुलडोजर कहे जाने वाले जो किसी के भी सामने नहीं झुकते थे, वह इस आवाज के मालिक के सामने एक नए रंगरूट की तरह महसूस कर रहे थे। गजराज सिंह राठौर ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, हां मैं हूं गजराज सिंह, अभी जिंदा हूं, लेकिन तुम्हारी यूनिट की दहलीज बहुत ऊंची है दोस्त। छोले भटूरे तो दूर, एक घूंट पानी भी नहीं मिला और भगा दिया गया। यह एक मजाक था, लेकिन ब्रिगेडियर चौहान इसके पीछे का मतलब समझ गए। भगा दिया गया, यह एक शब्द उनके दिल में खंजर की तरह चुभ गया। गजराज सिंह, यह सिर्फ एक पूर्व सैनिक का नाम नहीं था, यह भारतीय सेना का जीवित इतिहास था। सबसे अंधेरे कोनों में सबसे ज्यादा चमकने वाला एक महानायक, सियाचिन और कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर दुश्मन की घुसपैठ को अपने सीने पर रोकने वाला पहाड़ों का भूत, नियंत्रण रेखा लॉक पर एक खोज अभियान में अपने साथियों को बचाने के लिए अकेले दुश्मन के इलाके में कूदकर अविश्वसनीय वीरता दिखाने वाला घाटी का शेर, सेना की स्पेशल फोर्सेस की स्थापना करने वाला और युवा पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाला एक महान नायक। अनगिनत वीरता पदक उनकी वर्दी पर सजे थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका दिखावा नहीं किया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सारी शान शौकत छोड़कर उत्तराखंड के एक गांव में चुपचाप खेती करते हुए जीवन बिताने का फैसला किया था। ऐसे महान व्यक्ति, उनके गुरु और सेना के प्रेरणा स्रोत को एक मामूली गेट पर अपमानित कर भगा दिया गया। इस पर ब्रिगेडियर चौहान न तो विश्वास कर सकते थे और न ही इसे बर्दाश्त कर सकते थे। उस्ताद, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अभी वहां आता हूं।
बस कुछ पल इंतजार कीजिए। ब्रिगेडियर चौहान की आवाज एक चीख जैसी थी। उन्होंने फोन रखते ही इंटरकॉम उठाया। उनके मुंह से निकला आदेश गर्मी को तुरंत जमा देने वाला, ठंडा और दृढ़ था। अलर्ट, पूरी यूनिट 5 मिनट में परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हो। एक भी जवान छूटना नहीं चाहिए। ऑपरेशन और गार्ड ड्यूटी वालों को छोड़कर सभी की आपातकालीन सभा है। दोहराता हूं, सभी की आपातकालीन सभा। कमांडिंग ऑफिसर के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। गलियारे में उनके जूतों की आवाज किसी भूकंप की गड़गड़ाहट जैसी थी। एक सहायक दौड़कर आया और सलाम किया, लेकिन उन्होंने नजर भी नहीं डाली। गेट पर तैनात सभी जवानों को तुरंत बदलो और उन्हें परेड ग्राउंड में सबसे आगे खड़ा करो। आज के गेट एंट्री रिकॉर्ड 1 मिनट के अंदर मुझे चाहिए। पूरी राजपूताना राइफल्स यूनिट में हड़कंप मच गया। अचानक आपातकालीन सभा के आदेश से अभ्यास करते जवान, दफ्तर में काम करते अफसर, यहां तक कि मेस में खाना बनाते रसोइये भी सब कुछ छोड़कर परेड ग्राउंड की ओर भागे। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। बस इतना पता था कि कमांडर की गुस्से भरी आवाज पूरी यूनिट पर किसी आपदा की तरह गूंज रही थी। कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खा रही अंजलि सिंह और गेट पर अपनी ड्यूटी खत्म करके लौटी हवलदार प्रिया शर्मा भी घबराहट में परेड ग्राउंड की ओर दौड़ी। परेड ग्राउंड पर हजारों सैनिक पहले ही कतार में खड़े थे। सबके चेहरे पर तनाव और सवाल थे। थोड़ी देर बाद एक जीप तेजी से परेड ग्राउंड में आई। ब्रिगेडियर विक्रम चौहान गाड़ी से उतरे और सीधे मंच पर चढ़ गए। उनका चेहरा सख्त था और आंखें तेज चाकू की तरह चमक रही थीं। जैसे ही उन्होंने माइक पकड़ा, शोरगुल से भरा परेड ग्राउंड एक पल में शांत हो गया, जहां सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। आज हमारी राजपूताना राइफल्स ने अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक गलती की है। ब्रिगेडियर चौहान की आवाज स्पीकर से पूरे मैदान में गूंजी। उनकी आवाज में गहरा दुख और दबा हुआ गुस्सा था। हमने अपने पिता को, अपने गुरु को और अपने इतिहास को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी यूनिट के मुख्य द्वार से कमांडर की आधिकारिक जीप धीरे धीरे परेड ग्राउंड में आ रही थी और उस गाड़ी की अगली सीट से एक व्यक्ति उतरा। हवलदार प्रिया शर्मा की आंखें फटी रह गईं। सिपाही अंजलि सिंह का दिल जैसे रुक सा गया। यह वही साधारण बूढ़ा था जिसे उन्होंने कुछ देर पहले नजरअंदाजा किया था और भगा दिया था। पुराने कुर्ते पजामे में गजराज सिंह राठौर हैरान परेशान चेहरे के साथ गाड़ी से उतरे। एक वरिष्ठ अधिकारी दौड़कर उनके पास गया, उन्हें पूरी इज्जत से सलाम किया और मंच की ओर ले गया। हजारों सैनिकों के सामने ब्रिगेडियर विक्रम चौहान मंच से उतरे और बूढ़े आदमी के पास गए और अगले ही पल परेड ग्राउंड में मौजूद हर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। भारतीय सेना का गौरव, राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर विक्रम चौहान उस साधारण से दिखने वाले बूढ़े आदमी के सामने एक घुटने पर झुक गए और अपना सिर झुका लिया। उस्ताद, इस नालायक शिष्य को माफ मत कीजिएगा। हमने बहुत बड़ा पाप किया है। उनकी आवाज में नमी थी। मैदान में छाए सन्नाटे में उनकी दर्द भरी आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। उस पल अंजलि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून उल्टा बहने लगा हो और वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। जिस दादाजी को उसने नजरअंदाज किया था, उन्हीं के सामने आसमान जैसा सम्मान पाने वाले कमांडर घुटनों पर बैठे थे। परेड ग्राउंड पर छाया सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे हजारों लोगों का दम घुट रहा हो। सैनिक अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिमाग खाली हो चुका था। कंधों पर 2 चमकते सितारे लगाए एक ब्रिगेडियर धूल भरे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़े के सामने घुटनों पर बैठा है। इस अवास्तविक दृश्य ने उनके अब तक सीखे हुए सभी पदानुक्रम और सामान्य ज्ञान को झकझोर कर रख दिया था। सबसे ज्यादा सदमे में मंच के सामने खड़ी हवलदार प्रिया शर्मा और कतार में पत्थर की तरह जमी हुई सिपाही अंजलि सिंह थीं। प्रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बूढ़े को उसने नियम नामक ढाल के पीछे खड़े होकर भगा दिया था, वह इतना बड़ा व्यक्ति था कि कमांडर को उस्ताद कहकर उनके सामने घुटने टेकने पड़े। उसके फौलादी विश्वास में पहली बार दरार पड़ने की आवाज आई। अंजलि को लगा कि काश वह यहीं बेहोश हो जाती,
उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और शरीर का खून ठंडा पड़ गया था। शर्म और अपराधबोध की एक विशाल लहर ने उसे निगल लिया। साथियों की कानाफूसी, शक भरी निगाहें, सब कुछ हजारों सुइयों की तरह उसके शरीर में चुभ रहा था। गजराज सिंह राठौर ने घबराकर ब्रिगेडियर चौहान के कंधे को पकड़कर उठाने की कोशिश की। विक्रम, यह क्या कर रहे हो? उठो, सभी नौजवान देख रहे हैं। एक कमांडर को अपनी शान बनाए रखनी चाहिए। लेकिन ब्रिगेडियर चौहान टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सिर झुकाए हुए ही बोलना जारी रखा। उनकी आवाज इतनी बुलंद और दृढ़ थी कि पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। नहीं उस्ताद, शान से ज्यादा जरूरी कुछ और है। वह है हमारी सेना का जज्बा, हमारी रूह, जिसे हमें जिंदा रखना है। आज हमने उस रूह को मैला कर दिया है। आपने जिस सेना के सम्मान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, हमने उस पर कालिख पोत दी है। वह उठे, मुड़े और परेड ग्राउंड में मौजूद सभी सैनिकों की ओर दहाड़े। सब अपनी आंखें खोलकर देखो, यह है लेफ्टिनेंट जनरल गजराज सिंह राठौर, सेवानिवृत्त। यह भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज के जीवित महानायक हैं। यह वह महान योद्धा हैं जिन्होंने उस वक्त हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जब हमारा देश सबसे बड़े खतरे में था और सीमाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित थीं। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त। यह शब्द सुनते ही परेड ग्राउंड में एक और बड़ा झटका लगा। एक जनरल, वह भी 3 स्टार, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी एक महान योद्धा था। इस सच्चाई पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हवलदार प्रिया शर्मा ने अपने होंठ काट लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ब्रिगेडियर चौहान फिर से जनरल गजराज सिंह की ओर मुड़े। ऐसे महान योद्धा को, आपके वरिष्ठ को, दुश्मन की सीमा पर नहीं बल्कि इसी राजपूताना राइफल्स की दहलीज पर भगा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी पहचान नहीं हो सकी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पुराने और फटे कपड़े पहने थे। उनकी नजरें मंच के सामने खड़े गेट के सुरक्षा कर्मियों पर गईं, खासकर हवलदार प्रिया शर्मा पर। प्रिया ने उस आग उगलती नजर का सामना किया। वह सफाई देना चाहती थी, मैंने सिर्फ नियमों का पालन किया है, लेकिन यह शब्द उसके गले तक आकर रुक गए। घुटनों पर बैठे कमांडर और एक महान योद्धा के सामने उसके नियम बहुत छोटे और बेबस लग रहे थे। तभी चुपचाप खड़े जनरल गजराज सिंह ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन अजीब तरह से परेड ग्राउंड के कोने कोने तक साफ पहुंच रही थी। विक्रम, बस करो और इस नौजवान हवलदार को ज्यादा दोष मत दो। वह धीरे धीरे हवलदार प्रिया शर्मा के पास गए। प्रिया का शरीर अनजाने में अकड़ गया। जनरल गजराज सिंह उसके ठीक सामने रुके। उसकी आंखों में नरमी से देखते हुए कहा, बेटी, तुमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। एक सैनिक के लिए नियमों और सिद्धांतों का पालन करना स्वाभाविक है। इस बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं। लेकिन नौजवान, बस एक बात याद रखना। उनके खुरदुरे हाथ ने प्रिया के कंधे को हल्के से थपथपाया। उस हाथ में एक अजीब सी गर्माहट थी। एक सच्ची शक्तिशाली सेना, एक सच्चा शक्तिशाली सैनिक वह होता है जिसके फौलादी अनुशासन के नीचे एक गर्म दिल धड़कता है। हम यह बंदूक उठाकर इस धरती की रक्षा क्यों करते हैं? उन लोगों के लिए जो यह वर्दी नहीं पहनते, हमारे देशवासियों के लिए। वे हमारे माता पिता, भाई बहन और बच्चे हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी ने पुराने कपड़े पहने हैं या वह पढ़ा लिखा नहीं है, हमें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें सम्मान देना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उनके शब्द डांट नहीं थे, यह एक अनुभवी योद्धा की ओर से एक नई सैनिक को दी गई सच्ची सीख थी। प्रिया ने पहली बार अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अब जनरल गजराज सिंह की नजर कतार में छिपी अपनी पोती अंजलि सिंह पर पड़ी। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसे वह सब कुछ जानते हों, और मेरी पोती भी यहीं कहीं होगी। लगता है अपने दादा से शर्माकर छिप गई है। कोई बात नहीं, हर किसी का एक शर्मनाक अतीत या कोई छिपी हुई कमजोरी होती है, लेकिन उसे हराकर ही तुम एक सच्ची सैनिक बन सकती हो। यह सुनते ही अंजलि और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह कतार से बाहर निकलकर मंच के सामने भागी और धड़ाम की आवाज के साथ अपने दादाजी के सामने घुटनों पर गिर पड़ी। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती की। दबे हुए आंसू सैलाब की तरह फूट पड़े। वह सिर उठाए बिना एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोई। दादाजी के प्रति अपराधबोध और अपनी कायरता पर शर्मिंदगी
दोनों मिलकर उसके दिल को चीर रहे थे। जनरल गजराज सिंह ने चुपचाप अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरा। उनकी गहरी आंखों में भी नमी आ गई थी। यह सब देख रहे ब्रिगेडियर विक्रम चौहान ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने फिर से माइक पकड़ा और दो लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हवलदार प्रिया शर्मा, सिपाही अंजलि सिंह, आगे आओ। रोती हुई अंजलि और सख्त चेहरे वाली प्रिया एक साथ खड़ी हुई। सभी को लगा कि अब उन्हें कोई बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन ब्रिगेडियर चौहान के मुंह से निकला आदेश सभी की उम्मीदों से परे था। इन दोनों को कोई कैद या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सजा नहीं दी जाएगी। इसके बजाय आज से 3 महीने के लिए इन्हें एक विशेष मिशन दिया जाता है। उन्होंने एक पल रुककर परेड ग्राउंड के सभी सैनिकों को देखा। तुम दोनों अब से देश के अलग अलग कोनों में रहने वाले हमारे सेना के वरिष्ठ साथियों से मिलने जाओगी। उन लोगों से मिलोगी जो नाम, पद और सम्मान भुलाकर चुपचाप जी रहे हैं। तुम उनके जीवन, उनके बलिदान और उनके दिलों में बसे सेना के जज्बे को सुनोगी, देखोगी, सीखोगी और उसे दर्ज करोगी। यह एक सजा है, एक सैनिक के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों के लिए सम्मान वापस पाने का सबसे सच्चा फौजी तरीका, और साथ ही यह तुम दोनों को दी जाने वाली सबसे बड़ी विरासत होगी। आदेश के बाद परेड ग्राउंड पर फिर से भारी खामोशी छा गई। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह 2 युवा सैनिकों को एक सैनिक का खोया हुआ दिल वापस लाने का, एक महान योद्धा और एक कमांडर का कठोर आदेश था। प्रिया और अंजलि, 2 बिल्कुल अलग इंसान, इस तरह किस्मत से एक ही रास्ते पर आ खड़ी हुई थीं। उनके सामने एक ऐसा सफर था जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस दिन परेड ग्राउंड का भारीपन सब कुछ खत्म होने के बाद भी देर तक बना रहा। ब्रिगेडियर विक्रम चौहान के अंतिम शब्द हवा में घुल गए और हजारों सैनिक चले गए, लेकिन प्रिया और अंजलि कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं। उन दोनों के बीच एक गहरी और अजीब खाई थी। एक ने सिद्धांत की तलवार चलाकर घाव दिया था, तो दूसरी ने कायरता की छाया में खुद को छिपा लिया था। अब ऐसे 2 लोगों को साथी नामक रस्सी से बांध दिया गया था। चुप्पी को पहले प्रिया ने तोड़ा। वह अब भी सीधी खड़ी थी और भावनाओं से रहित आवाज में बोली, यह एक मिशन है, तैयारी करनी होगी। यह सुनकर अंजलि ने सिर उठाया। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा शर्म और अनिश्चितता से भरा था। कहां से, कैसे शुरू करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन आदेश मिल चुका है और हमें उसका पालन करना है। प्रिया की आवाज में अब भी चाकू जैसी ठंडक थी, लेकिन उसका अंत थोड़ा नरम था। वह भी इस अजीब सजा के सामने उलझन में थी। उन्हें जो सामान मिला वह बहुत कम था। 2 पुराने फौजी बैग, भारत का नक्शा और लिखने के लिए मोटी नोटबुक और पेन। दफ्तर से मिले एक पीले लिफाफे में थोड़ा यात्रा भत्ता और ब्रिगेडियर चौहान की लिखावट में एक नोट था। पहला नाम किशन लाल, जयपुर। बस यही जानकारी थी। कोई रैंक, कोई पता नहीं। यह ऐसा था जैसे किसी को समुद्र के बीच में बता दिया गया हो कि जमीन पूर्व में है। अंजलि ने निराशा में एक गहरी सांस ली, लेकिन प्रिया ने नक्शा खोलकर जयपुर के इलाके को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वह अब भी भावनाओं में बहने के बजाय दिए गए काम को हल करने वाली एक अनुशासित सैनिक थी। नसीराबाद से जयपुर जाने वाली बस गर्म हवा को चीरती हुई दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर बेस का परिचित दृश्य पीछे छूट रहा था। दोनों साथ बैठी थीं, लेकिन एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए हुए। खिड़की से बाहर देखती हुई अंजलि का दिमाग अपने दादाजी के प्रति अपराध बोध से भरा था। परेड ग्राउंड की घटना एक सपने की तरह लग रही थी। एक महान योद्धा, एक सेवानिवृत्त जनरल। वह जिस दादाजी को जानती थी, वे तो बस गांव के एक बूढ़े किसान थे जिनके झुर्रीदार हाथों से मिट्टी और पसीने की गंध आती थी। उस बड़े नाम का वजन उसके कंधों को दबा रहा था। प्रिया चुपचाप अपनी नोटबुक में मिशन की योजना बना रही थी। जयपुर पहुंचकर पूर्व सैनिक संघ के दफ्तर जाना, स्थानीय सरकारी दफ्तरों, नगर निगम, कलेक्ट्रेट से सहयोग मांगना, किशन लाल नाम के लोगों की सूची लेकर उम्र के आधार पर छांटना। उसकी सोच अब भी नियमों के अनुसार ही थी, लेकिन उसके मन के एक कोने में जनरल गजराज सिंह की आवाज गूंज रही थी। फौलादी अनुशासन के नीचे एक गर्म दिल धड़कता है। उसने उस आवाज को मिटाने की कोशिश करते हुए पेन को और जोर से दबाया। जयपुर एक बड़ा शहर था। बंदरगाह शहर की तरह यहां भी एक खास तरह की हलचल थी।
दोनों ने नक्शे पर दिए गए पूर्व सैनिक संघ के दफ्तर को खोजा। एक कंटेनर से बने पुराने दफ्तर में कुछ सफेद बालों वाले बूढ़े सैनिक शतरंज खेल रहे थे। युवा महिला सैनिकों, वह भी वर्दी में, को देखकर बूढ़े सैनिकों ने शक भरी नजरों से देखा। क्या काम है नौजवानों? प्रिया ने आगे बढ़कर बताया कि वे ब्रिगेडियर चौहान के आदेश पर वरिष्ठ सैनिकों का इतिहास दर्ज करने आई हैं और किशन लाल नाम के किसी व्यक्ति को खोज रही हैं। लेकिन जवाब निराशाजनक था। किशन लाल? यह तो बहुत आम नाम है। यहां जयपुर में ही दर्जनों मिल जाएंगे। सिर्फ इतने से कैसे खोजोगी? बूढ़े सैनिकों ने सिर हिला दिया। सरकारी दफ्तरों से भी यही जवाब मिला। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का हवाला देकर उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। पहले दिन की खोज बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। शाम को दोनों ने एक सस्ते से होटल में कमरा लिया। अजीब सी खामोशी में उन्होंने पास की दुकान से लाए खाने से रात का भोजन किया। पहले अंजलि ने बात शुरू की। मुझे बहुत शर्म आ रही है हवलदार साहिबा, आपसे भी और दादाजी से भी। प्रिया ने खाना रखकर अंजलि को देखा। वह बीती बात है, अभी हमें मिशन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह मिशन मेरी ही गलती की वजह से शुरू हुआ है। हवलदार साहिबा, आप मेरी वजह से गलतफहमी में मत रहो। प्रिया की आवाज ने अंजलि की बात काट दी। उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदार मैं भी हूं। कमांडर साहब ने हम दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। उसके शब्द तसल्ली देने वाले नहीं थे, लेकिन अंजलि को उनमें एक छोटी सी गर्माहट महसूस हुई। पहली बार दोनों के बीच की बर्फीली दीवार में एक पतली सी दरार पड़ी। अगले दिन प्रिया ने अपनी रणनीति बदली। सीधे टकराने के बजाय उसने सबसे पुरानी जगह, जहां लोगों की सबसे ज्यादा यादें जमा हों, पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जयपुर का दिल कहा जाने वाला जौहरी बाजार। दोनों ने बाजार के दुकानदारों से पूछताछ शुरू की, लेकिन दशकों पुराने किसी व्यक्ति को कोई याद नहीं कर पा रहा था। सब अपनी रोजी रोटी में व्यस्त थे और सिर हिलाकर मना कर रहे थे। समय तेजी से बीत रहा था और सूरज ढलने लगा। दोनों थककर बाजार के बीच एक बेंच पर बैठ गए। असफलता का एहसास गहरा हो रहा था। तभी उनके सामने से मछली की गंध फैलाता हुआ एक ठेला खड़खड़ाता हुआ गुजरा। ठेला खींचने वाले बूढ़े आदमी के बाजू पर फीका पड़ा हुआ एक टैटू था। यह सेना का टैटू था। प्रिया और अंजलि एक साथ उठीं और बूढ़े आदमी की ओर दौड़ीं। बुजुर्गवार, 1 मिनट रुकिए। बूढ़े ने शक भरी नजरों से दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। प्रिया ने सावधानी से फिर से अपनी बात समझाई। बूढ़ा कुछ देर चुपचाप सुनता रहा, फिर एक बीड़ी निकालकर सुलगाई और बेरुखी से बोला, किशन लाल, पता नहीं वो आदमी जिंदा भी होगा या नहीं। वो कोने में अचार की दुकान दिख रही है, वहां जाकर पूछो। अगर अब भी वही दुकान चला रहा है तो वही आदमी होगा। दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कई बार झुककर धन्यवाद दिया और बाजार के सबसे अंधेरे कोने में स्थित एक छोटी सी अचार की दुकान की ओर बढ़ी। दुकान के ऊपर लालाजी का अचार लिखा एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था। नीचे एक सख्त चेहरे वाला आदमी ग्राहकों को सामान दे रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और नमक से खुरदरे हो चुके हाथों से वह अचार निकाल रहा था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सावधानी से पूछा, माफ कीजिएगा, क्या आप श्री किशन लाल जी हैं? उस आदमी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, हां, मैं ही हूं। क्या है? हम राजपूताना राइफल से आए हैं। हम आपकी कहानी सुनने आए हैं। तब जाकर उस आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें तेज थीं। उसने दोनों की वर्दी और प्रतीक चिन्ह को देखा, फिर हंसते हुए कहा, सेना, वो नाम तो कब का छोड़ दिया। मैं अब सिर्फ एक अचार वाला हूं। सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है मेरे पास। जाओ यहां से। धंधे में रुकावट मत डालो। उस आदमी ने बेरुखी से मुंह फेर लिया। एक बार फिर वे एक दीवार से टकराई थीं। प्रिया कुछ और कहने ही वाली थी कि अंजलि ने उसे रोका और एक कदम आगे बढ़ी। फिर उसने कांपती हुई आवाज में ईमानदारी से कहा, बुजुर्गवार, मेरे दादाजी का नाम गजराज सिंह राठौर है। क्या आप उन्हें जानते हैं? उस पल अचार निकाल रहे आदमी का हाथ हवा में रुक गया। उसके सख्त चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी दरार पड़ी। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर अंजलि को फिर से देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं। गजराज सिंह, मैं उस नाम को कैसे? अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए शांति से पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। गेट पर दादाजी को नजरअंदाज करने की अपनी शर्मनाक कहानी से लेकर परेड ग्राउंड में कमांडर के घुटने टेकने तक की कहानी। वह आदमी चुपचाप उसकी कहानी सुनता रहा।
उसकी आंखें अब किसी दूर के अतीत में खोई हुई लग रही थीं। किशन लाल की दुकान सूरज ढलते ही बंद हो गई। वह दोनों हवलदारों को लेकर बाजार के पीछे एक पुराने से ढाबे में गया। कुछ प्लास्टिक की मेजों वाली उस छोटी सी जगह में दाल उबलने और ताजी रोटियों की महक घुली हुई थी। उसने चुपचाप दाल रोटी और लस्सी का ऑर्डर दिया। मेरी कहानी कोई गर्व करने लायक नहीं है, किशन लाल ने कड़वाहट से कहना शुरू किया। न तो मुझे कोई पदक मिला, न ही मैं किसी बड़े पद से रिटायर हुआ। उसकी नजरें मेज पर पड़े एक छोटे से खरोंच पर टिकी थीं। मैं तो बस एक मामूली सिपाही था। जब सब देश के लिए जान देने की बातें करते थे तो सच कहूं मुझे डर लगता था। हर रात गोलियों की आवाज से नींद टूट जाती थी और गांव में अपनी मां का चेहरा याद करके मैं चुपके से रोता था। उसकी कहानी किसी नायक की नहीं थी। यह युद्ध की भयावहता के बीच जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने वाले एक साधारण नौजवान का कबूलनामा था। प्रिया चुपचाप उसकी कहानी अपनी नोटबुक में लिख रही थी। किताबों में पढ़े गए अदम्य फौजी जज्बे से बिल्कुल अलग इस सच्ची कहानी ने उसे एक अजीब सा झटका दिया। अंजलि अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। उसकी कहानी में डर से कांपते युवा सैनिक की छवि दादाजी को नजरअंदाज करने वाली उसकी कायरता से मेल खा रही थी। मेरा एक साथी था जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह हरियाणा का था और उसका नाम जयवीर था। हम दोनों अपनी विधवा मां के इकलौते बेटे थे। वह मां भी ये साथी आचना, शायद इसीलिए हम एक दूसरे के ज्यादा करीब थे। किशन लाल ने एक पल रुककर लस्सी का एक बड़ा घूंट लिया। उसकी आंखों के किनारे लाल होने लगे थे। एक रात की बात है। दुश्मन के अचानक हमले से पूरी यूनिट में हड़कंप मच गया। घने अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं। हम एक खाई में एक दूसरे से पीठ सटाकर कांप रहे थे। तभी जयवीर ने मेरे हाथ में एक छोटा सा खत थमाया। उसने ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे वह अभी भी उस खत को छू रहा हो। किशन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह मेरी मां को जरूर दे देना। यह उसके आखिरी शब्द थे। उसके यह कहते ही पास में एक तेज धमाका हुआ। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा शरीर धूल से ढका था और मेरी पीठ को सहारा देने वाले जयवीर का शरीर ठंडा पड़ चुका था। ढाबे में भारी खामोशी छा गई। सिर्फ पास की सड़क से आती गाड़ियों की हल्की आवाज आ रही थी। अंजलि ने अनजाने में अपने आंसू पोंछे। प्रिया का पेन नोटबुक पर एक ही जगह गड़ गया था। मैं बच गया और जयवीर मर गया। मेरे हाथ में बस उसका खून से सना खत रह गया था। मैंने कसम खाई कि मैं यह खत उसकी मां तक पहुंचाऊंगा और उन्हें उनके बेटे के आखिरी पलों के बारे में बताऊंगा। मुझे लगा कि मेरे जिंदा रहने का यही मकसद है, लेकिन दुनिया उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चली। युद्ध खत्म होने के बाद जब वह घर लौटा तो वह दोस्त का खत नहीं दे सका। मुझमें उसकी मां का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने मुंह से उनके बेटे की मौत की खबर नहीं दे सकता था। कल जाऊंगा, कुछ दिन बाद जाऊंगा, ऐसा करते करते दशकों बीत गए। मैं एक कायर की तरह भाग गया। अपने मरे हुए दोस्त से किए वादे से उसने दुख में अपना सिर पकड़ लिया। दशकों पुराना अपराध बोध उसके कंधों पर भारी बोझ बना हुआ था। मैं हर रात सपने देखता था। जयवीर खून से लथपथ मुझे कोस रहा होता था। उस अपराध बोध की वजह से मैं कभी ढंग से जी नहीं पाया। शराब में डूबा रहा। जो काम मिला वह किया, बस दिन काटता रहा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं फौजी हूं। मुझे लगा कि मुझ जैसा आदमी सेना के सम्मान पर एक धब्बा है। उसके कबूलनामे ने दोनों सैनिकों के दिल को चीर कर रख दिया। प्रिया को एहसास हुआ कि एक सैनिक का कर्तव्य सिर्फ मैदान में दुश्मन को हराने पर खत्म नहीं होता। वे अनदेखी जगहों पर जीवन भर युद्ध के घावों से लड़ते रहते हैं। उसकी नोटबुक में अब सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं था, बल्कि एक इंसान की आत्मा पर उकेरे गए गहरे दर्द का इतिहास था। अंजलि ने धीरे से पूछा, तो उस खत का क्या हुआ? किशन लाल ने अपनी जेब से एक पुराना और पीला पड़ चुका बटुआ निकाला। उसके अंदर से प्लास्टिक में कई परतों में लिपटा एक मैला खत निकाला। अब भी यही है। यह मेरी जिंदगी का बोझ है, मेरी जिंदगी की बेड़ी। उसने खत को मेज पर रख दिया। दोनों ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। तभी प्रिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, बुजुर्गवार, हम आपके साथ चलेंगे ताकि आप अब अपना वादा पूरा कर सकें। हम आपके साथ रहेंगे। यह प्रिया के स्वभाव के विपरीत एक बहुत ही भावुक प्रस्ताव था। यह न तो नियमों में था, न ही मिशन की योजना में, लेकिन उसे लगा कि उसे ऐसा कहना ही चाहिए। उसके अंदर की किसी आवाज ने कहा,
कि यही एक गर्म दिल का काम है। अंजलि ने भी सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। किशनलाल ने दोनों के चेहरों को बारी बारी से देखा। उसकी कांपती आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखी। वह देर तक चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, शुक्रिया बेटियों, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। उस रात तीनों ने हरियाणा के एक छोटे से गांव के लिए रात की ट्रेन पकड़ी। यह एक मरे हुए व्यक्ति से किए वादे को पूरा करने, दशकों पुराने समय में वापस जाने की एक प्रायश्चित यात्रा थी। और दो युवा सैनिकों के लिए यह किताबों में न सिखाए जाने वाले सच्चे भाईचारे का मतलब सीखने का पहला कदम था। ट्रेन की नियमित खड़खड़ाहट के बीच प्रिया ने सोचा, शायद यह अजीब मिशन सिर्फ अतीत को दर्ज करने के बारे में नहीं था, बल्कि भूले हुए वादों को खोजने और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने के बारे में था। हरियाणा की सुबह घने कोहरे में डूबी हुई थी। स्टेशन पर उतरकर तीनों चुपचाप जयवीर के पुराने पते की ओर चल पड़े। दशकों में सब कुछ बदल गया होगा, इस उम्मीद के विपरीत गांव ने समय को मात दे दी थी और अपना पुराना रूप बनाए रखा था। किशनलाल के कदम बहुत भारी थे। हर कदम पर वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा हो। आखिरकार एक पुरानी मिट्टी की दीवार वाले घर के सामने पहुंचकर वह आगे नहीं बढ़ सका और वहीं बैठ गया। मुझसे नहीं होगा, मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम दोनों जाकर यह खत दे आओ। उसने जबरदस्ती खत प्रिया के हाथ में थमा दिया और अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। प्रिया और अंजलि ने एक दूसरे को देखा और फिर पुराने दरवाजे की ओर बढ़ी। आहट सुनकर अंदर से एक झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी औरत लाठी के सहारे मुश्किल से बाहर आई। वह जयवीर की मां थी। समय का बोझ उनके चेहरे पर गहरा था, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे की झलक बाकी थी। कौन हो? दादी की आवाज फटी हुई थी। अंजलि ने आगे बढ़कर सम्मान से प्रणाम किया। दादी जी, हम सेना से आए हैं, क्या आप जयवीर जी के बारे में जानती हैं? सेना शब्द सुनकर दादी की आंखों में एक फीकी सी चमक आई, फिर वे दुख में डूब गईं। मेरा बेटा जयवीर? हां, मेरा जयवीर फौजी था, बहुत बहादुर और प्यारा बेटा था मेरा। बेटे का नाम लेते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। दशकों बाद भी बेटे को खोने का दुख कम नहीं हुआ था। प्रिया खत निकालने में हिचकिचा रही थी। उसे लगा कि यह खत दादी को एक और घाव दे सकता है। तभी दरवाजे के बाहर बैठा किशनलाल कुछ तय करके लंगड़ाता हुआ अंदर आया। वह दादी के सामने बेबस होकर घुटनों पर गिर पड़ा। मां जी, मैं हूं किशन, जयवीर का दोस्त किशन। दादी ने कुछ देर किशनलाल को देखा, फिर उसे पहचान लिया। तुम जयवीर के दोस्त? हे भगवान, कितने साल हो गए, इतने समय तक क्यों नहीं आए? मैंने कितना इंतजार किया कि तुम मेरे जयवीर की कोई खबर लाओगे। दादी की आवाज में शिकायत थी। किशनलाल सिर उठाए बिना सिसकने लगा। मुझे माफ कर दो मां जी, मैं बहुत देर से आया, मैं गुनहगार हूं। उसने जेब से दोस्त का खत निकालकर दादी को सम्मान से दिया। यह जयवीर ने आखिरी बार आपको देने के लिए कहा था, मैं इसे अब लाया हूं। दादी ने कांपते हाथों से खून से सना खत लिया। बेटे की आखिरी निशानी को सहलाते हुए वह चुपचाप आंसू बहाती रहीं। कुछ देर बाद उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से किशनलाल की पीठ को धीरे धीरे सहलाया। उठो बेटा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम जिंदा लौट आए, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा जयवीर भी आसमान से तुम्हें देख रहा होगा और तुमसे नाराज नहीं होगा। यह सुनते ही किशनलाल का दबा हुआ दर्द सैलाब की तरह फूट पड़ा। वह एक बच्चे की तरह दहाड़े मारकर रोया। दशकों से उसे दबाए रखने वाला अपराधबोध बेटे को खोने वाली एक मां के क्षमा के एक मीठे बोल से पिघल गया। यह दृश्य देख रही अंजलि और प्रिया की आंखों से भी गर्म आंसू बहने लगे। अंजलि को अपने दादाजी याद आए। दादाजी के दिल में भी न जाने कितनी ऐसी अनकही कहानियां दबी होंगी। छिपे हुए घावों और अधूरे वादों का बोझ उठाते हुए उन्होंने कितना मुश्किल समय बिताया होगा। उसे पहली बार अपने दादाजी के जीवन के बोझ का थोड़ा सा एहसास हुआ। प्रिया ने अपनी नोटबुक को देखा। उसमें अब सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं थी, एक इंसान की जिंदगी बदलने वाला वादा, दशकों का अपराध बोध और सब कुछ समेट लेने वाली क्षमा की कहानी। वह समझ गई कि नियमों और सिद्धांतों में कभी भी इंसान के दिल की बातें दर्ज नहीं की जा सकती। यह वही गर्म दिल की ताकत थी जिसके बारे में जनरल गजराज सिंह ने कहा था,
और वह इसे पूरी तरह महसूस कर रही थी। हरियाणा से वापस जयपुर लौटते समय किशनलाल एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। उसके उदास चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और वह अब ज्यादा बातें कर रहा था। उसने दोनों का दिल से शुक्रिया अदा किया। तुम दोनों नहीं होती तो मैं पूरी जिंदगी एक गुनहगार की तरह जीता। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और विदा लेने से पहले उसने उन्हें एक नया सुराग दिया। एक बार जमशेदपुर जाकर देखना, वहां भालू नाम से मशहूर एक आदमी मिलेगा। असली नाम बलवंत सिंह है। वह मुझ जैसे साधारण सिपाही से बिल्कुल अलग एक असली फौजी की कहानी सुनाएगा। टाटा स्टील प्लांट में जाओगे तो मिल जाएगा। स्टील से भी ज्यादा सख्त आदमी है। हिम्मत करके जाना। पहला मिशन पूरा करने के बाद दोनों का रिश्ता पहले से बहुत बदल गया था। साथ में आंसू बहाने और एक इंसान के गहरे घाव को भरने की प्रक्रिया के माध्यम से वे सिर्फ मिशन पार्टनर नहीं बल्कि एक दूसरे से एक अनदेखे बंधन में जुड़ गई थी। जमशेदपुर की बस में प्रिया ने धीरे से कहा, अंजलि जी, हवलदार साहिबा, शुक्रिया। तुम नहीं होती तो किशनलाल जी का दिल कभी नहीं खुलता। पहली बार उसकी तरफ से ऐसी तारीफ सुनकर अंजलि का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। नहीं हवलदार साहिबा, आपने हिम्मत दी तभी यह संभव हो पाया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। लंबा और कठिन सफर अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन अब वे अकेली नहीं थीं। स्टील को पिघलाने वाले आंसुओं का मतलब समझने के बाद वे अब स्टील से भी ज्यादा सख्त एक नई कहानी की ओर एक साथ बढ़ रही थीं। जमशेदपुर जयपुर और हरियाणा से बिल्कुल अलग शहर था। बस टर्मिनल पर उतरते ही नाक में घुसती लोहे के गर्म होने और कोयले के जलने की गंध शहर की पहचान बता रही थी। आसमान की ओर उठती विशाल भट्टियां और लगातार धुआं उगलती चिमनियां भारत के औद्योगिकरण का दिल कहा जाने वाला टाटा स्टील प्लांट अपने आप में एक विशाल साम्राज्य जैसा लग रहा था। और यह वह जगह भी थी जहां कई पूर्व सैनिक काम करते थे। दोनों प्लांट के विशाल गेट के सामने खड़ी थीं। किशनलाल का नाम लेकर जयपुर में भटकने से भी ज्यादा बड़ी चुनौती यहां थी। इस विशाल जगह में भालू उपनाम वाले बलवंत सिंह को कैसे खोजा जाए। गेट पर सुरक्षा बहुत कड़ी थी। वर्दीधारी सैनिक होने की पहचान भी इस स्टील के विशाल द्वार के सामने बेकार थी। क्या काम है? बिना पूर्व अनुमति के किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। प्रिया आगे बढ़ी। उसे विडंबना महसूस हुई कि जो शब्द उसने नसीराबाद में कहे थे वही आज उसे सुनने को मिल रहे थे। उसने होंठ काट लिए। उसने शांति से कमांडर द्वारा जारी मिशन का आधिकारिक पत्र दिखाते हुए स्थिति समझाई कि वे यहां काम करने वाले पूर्व सूबेदार बलवंत सिंह से मिलने आई हैं। सुरक्षा प्रमुख ने पत्र को कई बार देखा, फिर कहीं फोन किया। लंबी बातचीत के बाद उसने अनिच्छा से प्रवेश पास दिए। तीसरे स्टील प्लांट के ऑफिस में जाइए, बलवंत सिंह फोरमैन वहीं मिलेंगे। लेकिन वह बहुत व्यस्त और गुस्सैल इंसान है, इसीलिए मिलेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हेलमेट पहनकर प्लांट के अंदर का दृश्य कल्पना से भी परे था। विशाल मशीनें गरज रही थीं और सिर के ऊपर से लाल गर्म लोहे के टुकड़े ले जाती क्रेनें गुजर रही थीं। सब कुछ विशाल, गर्म और खतरनाक लग रहा था। हवा में लोहे के कण थे। पूरा मैसान करखाते तो कम से जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यहां दशकों से काम करने वाला बलवंत सिंह कैसा आदमी होगा? तीसरा स्टील प्लांट सबसे ज्यादा गर्मी उगलने वाली जगह थी। भट्टी से निकला लाल गर्म पिघला हुआ लोहा विशाल सांचों से गुजरकर स्टील में बदल रहा था। मजदूरों के चेहरे पसीने और कालिक से सने थे और उनकी चीखें मशीनों के शोर में दब रही थीं। आखिरकार ऑफिस में उन्हें बलवंत सिंह नाम की वर्दी पहने एक आदमी मिला। भालू उपनाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। चौड़े कंधे, मोटे बाजू और हेलमेट के नीचे से दिखता चेहरा जो सालों की मेहनत से एक चट्टान की तरह सख्त हो गया था। उसकी आंखें भट्टी की आग की तरह दहक रही थीं। दोनों को देखते ही उसने चिढ़कर हाथ हिलाया। ये लड़कियां यहां क्या कर रही हैं? ये कोई खेल का मैदान नहीं है। फौरन निकलो यहां से। उसकी आवाज प्लांट के शोर को चीरने जितनी बुलंद थी। प्रिया पीछे नहीं हटी। उसने एक कदम आगे बढ़कर सलाम किया। हवलदार प्रिया शर्मा, हमें सूबेदार बलवंत सिंह जी से मिलने का आदेश मिला है। वरिष्ठ, मेरे पास तुम लोगों के लिए फालतू समय नहीं है। देख नहीं रही कितना काम है? पुरानी कहानियां सुनने आई हो तो पूर्व सैनिक संघ के दफ्तर जाओ, वहां बहुत मिलेंगे।
उसने दोनों की तरफ देखे बिना मजदूरों को चिल्लाकर कुछ निर्देश दिए। उसके रॉब में पूरा वर्कशॉप अनुशासन में काम कर रहा था। प्रिया ने उसमें सिर्फ एक फोरमैन नहीं बल्कि एक कमांडर की छवि देखी। वह हार नहीं मान सकती थी। प्रिया ने फिर से कहा, हम सिर्फ पुरानी कहानियां सुनने नहीं आए हैं, हम उस फौजी जज्बे को सीखने आए हैं जिसकी आपने रक्षा की है। यह सुनकर बलवंत सिंह ने पहली बार दिलचस्पी से दोनों को देखा। उसने हंसते हुए कहा, जज्बा, आजकल के बच्चों में ऐसी कोई चीज बची है क्या? बस तनख्वाह और छुट्टी का इंतजार करने वाले लोग जज्बे की बात करते हैं। तुम क्या जानती हो फौजी जज्बे के बारे में? हिम्मत और हौसले से डटे रहना, इसके अलावा और क्या? उसके शब्द प्रिया के स्वाभिमान पर तीर की तरह लगे। सेना की आचार संहिता में उसमें ही सारा जज्बा है। हां, किताबों में लिखी बातें वो तो दफ्तर में बैठने वाले बाबू करते हैं। बलवंत सिंह ने पास पड़े एक विशाल लोहे के पाइप की ओर इशारा किया। जानती हो यह क्या है? तुम्हें यह सिर्फ एक पाइप लग रहा होगा। क्या कभी इस पाइप के साथ 1 घंटे तक खड़े रहने का प्रशिक्षण लिया है? क्या कभी सोचा है कि इस एक लोहे की छड़ पर दर्जनों जानें टिकी हो सकती हैं? उसके सवालों का दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। वह हंसते हुए उनके पास आया। जज्बा सीखना है, ठीक है, तो पहले शरीर से साबित करो। वो ईंटों का ढेर देख रही हो, उन सबको उस निर्माण स्थल तक पहुंचाओ। कोई ठेला नहीं मिलेगा, अपने हाथों से। अगर यह सब कर लिया तो मैं अपना कीमती समय तुम्हें दूंगा। उसने जहां इशारा किया वहां आदमी के कद जितनी ऊंची ईंटों का ढेर लगा था। यह मजाक नहीं था, यह एक परीक्षा थी। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन प्रिया की आंखों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। उसने बिना हिचकिचाए अपनी वर्दी की ऊपरी जैकेट उतारकर कमर पर बांध ली। ठीक है हवलदार साहिबा, यह। अंजलि ने उसे रोकना चाहा, लेकिन प्रिया दृढ़ थी। यह भी मिशन का हिस्सा है। वह सीधे ईंटों के ढेर के पास गई और एक बार में 4-4 ईंटें उठाकर ले जाने लगी। ईंटें बहुत भारी थीं और उनकी खुरदरी सतह से हथेलियां छिलने लगीं। अंजलि भी अब बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करने लगी। गर्म हवा और शोर के बीच दोनों की कठिन मेहनत शुरू हुई। पसीना बारिश की तरह बह रहा था और सांसें फूल रही थीं। बलवंत सिंह दूर से हाथ बांधे चुपचाप उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें अब भी ठंडी थीं, लेकिन उनमें कुछ परखने की तेज चमक थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। प्रिया लगभग बेहोश होने वाली थी। उसके कंधे और कमर टूट रहे थे और हथेलियों से खून बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। मैं न्याय और स्वतंत्रता के लिए अन्याय से समझौता नहीं करूंगी। सेना की आचार संहिता का एक कर मीदेकर ने कहा कि हरत होद हो गई है। वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहा था। यह सिर्फ इंटेंड होना नहीं था, यह उसकी सीमाओं और उसके जज्बे की परीक्षा थी। जब आखिरी ईंट पहुंचा दी गई तो प्रिया वहीं बैठकर हांफने लगी। अंजलि भी उसके पास लगभग बेहोश पड़ी थी। तभी उनके सामने ठंडे पानी की 2 बोतलें फेंकी गईं। सिर उठाकर देखा तो सख्त चेहरे वाला बलवंत सिंह खड़ा था। पास हो गईं? उसने बस इतना कहा, हिम्मत है तुम लोगों में, आजकल के बच्चों जैसी नहीं हो। शाम को मेरे घर आ जाना, पता बाद में बता दूंगा, और खाली हाथ मत आना। यह कहकर वह वापस काम पर लौट गया। दोनों कुछ देर तक उठ नहीं सकीं। शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन मन अजीब तरह से हल्का था। उन्होंने आखिरकार स्टील के विशाल द्वार को पार कर लिया था। बलवंत सिंह का घर प्लांट की कॉलोनी में एक साधारण सा फ्लैट था, लेकिन दरवाजा खोलते ही दोनों हैरान रह गए। घर किसी फौजी बैरक की तरह बिल्कुल साफ सुथरा था। तह लगे बिस्तर, करीने से सजी किताबों की अलमारी, सब कुछ उसके व्यक्तित्व को दर्शा रहा था। दीवार पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी थी, जिसमें दर्जनों युवा सैनिक जय हिंद का नारा लगाते हुए दिख रहे थे। तस्वीर में युवा बलवंत सिंह आज से ज्यादा तेज और तीखी आंखों वाला लग रहा था। रात का खाना सादा था। बड़ा सा भुना हुआ मांस, घर का बना अचार और कुछ शराब की बोतलें। उसने चुपचाप दोनों को गिलास भरकर दिए। मेरी कहानी किशन लाल जैसी आंसू भरी नहीं है। मैं एक कमांडर था और मेरा काम आदेश पूरा करना और अपने जवानों को जिंदा वापस लाना था, बस। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। लोग सोचते हैं कि सेना हमेशा जीतती है और आगे बढ़ती है, लेकिन जंग के मैदान में पीछे हटना भी सीखना पड़ता है। जीतने से ज्यादा मुश्किल है सही तरीके से हारना, सही तरीके से पीछे हटना। उसकी कहानी एक कड़ाके की सर्दियों में एक पहाड़ी पर लड़ी गई लड़ाई से शुरू हुई।
संख्या में कई गुना ज्यादा दुश्मन से घिरे, जहां रसद भी खत्म हो चुकी थी। ऊपर से आदेश था कि अपनी जगह पर डटे रहो, लेकिन बलवंत सिंह जानता था कि यहां रुकने का मतलब है सबकी मौत। मेरे पास 20 जवान थे, सब मेरे बच्चों जैसे थे। मैं उनके माता पिता का चेहरा याद करके उन्हें यहां मरने नहीं दे सकता था। मैंने आदेश तोड़ा। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। आदेश का उल्लंघन एक सैनिक के लिए यह मौत की सजा के बराबर था। मैंने वायरलेस बंद कर दिया और अकेले पीछे हटने का फैसला किया। जिंदा रहकर अगला मौका ढूंढना ही असली जीत थी, लेकिन वापसी का रास्ता आने वाले रास्ते से कई गुना ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। कहानी और भी दर्दनाक होती गई। रात के अंधेरे में पहाड़ों को पार करना, भूख, ठंड और दुश्मन का पीछा। इस दौरान कई जवान घायल हो गए। एक लड़के के पैर में गोली लगी थी। खून ज्यादा बहने से वह बेहोश हो रहा था। मेडिकल स्टाफ ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है। उसे साथ ले जाते तो बाकी 19 भी पकड़े जाते। उसने एक पल रुककर शराब का घूंट लिया। प्रिया ने सांस रोक ली। वह अंदाजा लगा सकती थी कि उसने क्या फैसला लिया होगा और उस फैसले का एक इंसान पर क्या बोझ पड़ता है। मैंने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। अपने एक जिंदा जवान को बर्फ में छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला। एक कमांडर के तौर पर मुझे यही करना था। बाकी 19 को बचाने के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प था। उसकी आवाज कांप रही थी। जवानों ने विरोध किया। वे सब साथ मरने को तैयार थे। मैंने उन्हें बंदूक दिखाकर जबरदस्ती आगे बढ़ाया। मैंने अपने हाथों से अपने उस बच्चे के सीने पर गर्म पानी की बोतल रखी, उसकी आंखें बंद की और मुड़ गया। मैं उसकी आखिरी नजर को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस फौलादी आदमी की आंखों से आंसू का एक मोटा कतरा उसके झुर्रीदार गाल पर लुढ़क गया। यह स्टील को पिघलाने वाली भट्टी की आग जैसा गर्म आंसू था। आखिरकार हम बच गए। 19 जवान सुरक्षित लौट आए और मुझ पर आदेश न मानने का मुकदमा चला। लेकिन बाद में यह माना गया कि मेरा फैसला सही था, इसलिए मुझे सजा नहीं हुई। लोगों ने मुझे हीरो कहा, एक सही फैसला लेने वाला कमांडर। लेकिन मैं जानता हूं, मैं हीरो नहीं हूं। मैं तो बस अपने बच्चे को बर्फ में छोड़कर आने वाला एक बेरहम बाप हूं। उस दिन के बाद से मैं कभी चैन से नहीं सोया। आज भी आंखें बंद करता हूं तो लगता है कि वह मुझे कोस रहा है। उसके कबूलनामे ने प्रिया के दिल पर एक भारी हथौड़े की तरह चोट की। उसने किताबों में जो नेतृत्व के गुण सीखे थे वे स्पष्ट थे। त्वरित निर्णय, सटीक आदेश, जवानों पर नियंत्रण। लेकिन इसके पीछे इतना भयानक दर्द और जीवन भर का बोझ होता है, यह किसी ने नहीं सिखाया था। उसे अब एहसास हुआ। एक कमांडर के कंधे पर लगा सितारा सिर्फ अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि उसके जवानों की जान की जिम्मेदारी का वजन है। अंजलि ने दीवार पर लगी तस्वीर को देखा। उसमें हंसते हुए युवा सैनिकों में से कुछ कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वे अनदेखे घावों के साथ जी रहे थे। उसने अपने दादाजी जनरल गजराज सिंह के बारे में सोचा, जो सिर्फ एक टुकड़ी के नहीं बल्कि हजारों लाखों जवानों के जिम्मेदार थे। उनके कंधों पर कितना बोझ होगा, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उस रात प्रिया ने अपनी नोटबुक में लिखा, नेतृत्व सही जवाब खोजने की क्षमता नहीं है, बल्कि कोई भी जवाब चुनने के बाद उसके परिणाम की जिम्मेदारी जीवन भर उठाने का साहस है। उसकी लिखावट पहले के मुकाबले थोड़ी कांप रही थी। एक घाव को पिघलाने वाले आंसू देखने के बाद उसके दिल में भी कुछ सख्त चीज पिघल रही थी। अगली सुबह बलवंत सिंह रात के दर्दनाक रूप से बिल्कुल अलग, फिर से वही सख्त भालू बन गया था। उसने चुपचाप बनाए गए पोहे से दोनों के साथ नाश्ता किया। अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अब वह असहज नहीं थी। एक दूसरे के सबसे गहरे घावों को साझा करने के बाद उनके बीच एक गहरा बंधन बन गया था। नाश्ते के बाद जब दोनों जाने की तैयारी कर रही थीं, तो बलवंत सिंह ने पूछा, तो अब आगे कहां? प्रिया ने जवाब दिया, अभी कुछ तय नहीं है। हम बस गुमनाम वरिष्ठों की कहानियां खोज रहे हैं। बलवंत सिंह ने कुछ सोचा, फिर अंदर कमरे में गया। कुछ देर बाद वह एक पुरानी धूल भरी एल्बम लेकर लौटा। एल्बम के पन्ने पलटने पर फीकी पड़ चुकी तस्वीरों में युवा सैनिकों के चेहरे दिखने लगे। इनमें से ज्यादातर अब इस दुनिया में नहीं हैं या कहां हैं पता नहीं। ये वही गुमनाम नायक हैं जिन्हें तुम खोज रही हो। उसकी उंगली एक तस्वीर पर रुकी।
यह एक हेलीकॉप्टर के सामने ली गई थी, जिसमें एक युवा अफसर सबसे अलग दिख रहा था। वह हंसने के बजाय सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। अंजलि ने अनजाने में सांस रोक ली। तस्वीर में उस अफसर की आंखें और होंठ उसके दादाजी जनरल गजराज सिंह के युवा दिनों से बहुत मिलते जुलते थे। यह तुम्हारे दादाजी हैं। तब वे जनरल नहीं बल्कि हमारे बीच भूत के नाम से मशहूर कैप्टन गजराज सिंह थे। भूत, यह उपनाम उनके काम करने के तरीके को दिखाता था। वे चुपचाप आते, सबसे मुश्किल काम पूरा करते और धुएं की तरह गायब हो जाते। दुश्मन तो दुश्मन, अपने भी उनसे हैरान रहते थे। वह एक अजीब इंसान थे। अफसर होकर भी हम सिपाहियों के साथ बैरक में रहते थे और सबसे खतरनाक जगह पर सबसे पहले कूदते थे और सारा श्रेय अपने जवानों को देते थे। इसीलिए सब उनका सम्मान करते थे और उनकी बात मानते थे। मुझ जैसे गुस्सैल हवलदार भी उनके सामने शांत हो जाते थे। बलवंत सिंह ने दादाजी की कहानी पूरे सम्मान के साथ सुनाई। अंजलि पहली बार अपने दादाजी की यह कहानी सुनकर भावुक हो गई। वह जिस बूढ़े और कमजोर दादाजी को जानती थी, वह एक महान योद्धा थे। उसे एहसास हुआ कि वह अपने दादाजी के बारे में कितना कम जानती थी। अगर तुम सच में सेना की रूह को खोजना चाहती हो तो अपने दादाजी के नक्शेकदम पर चलो। आधिकारिक इतिहास में दर्ज कहानियां नहीं, बल्कि असली इंसान गजराज सिंह की कहानी। लेकिन हम उनके निशान कैसे खोज सकते हैं? अंजलि ने पूछा। बलवंत सिंह ने एल्बम का एक और पन्ना पलटा। वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीर थी, जिसमें एक महिला गिटार बजाकर गा रही थी। उसका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। एक ऐसी कहानी है जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी नहीं मिलेगी। एक नायक के सबसे कमजोर और मानवीय पक्ष को जानने वाले की कहानी। कभी कभी युद्ध के घावों को बंदूक नहीं बल्कि इंसान का दिल भरता है। उसकी उंगली तस्वीर में उस महिला पर थी। यह उस समय की एक नर्स थी जो अपनी इच्छा से सीमा पर आकर घायल सैनिकों की देखभाल करती थीं और उनके लिए गाती थीं। तुम्हारे भूत जैसे दादाजी भी इनके सामने कभी कभी हथियार डाल देते थे। उनके बीच क्या था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वे एक दूसरे के लिए बहुत खास थे। प्रिया और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। उनका मिशन अब एक नया मोड़ ले रहा था। यह सिर्फ युद्ध की कहानियां सुनने से आगे एक महान सैनिक के सबसे गहरे मन की यात्रा बन रहा था। वह अब कहां है? सुना है रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में कहीं एक छोटा सा फोटो स्टूडियो खोला है। शायद युद्ध के दर्दनाक पल देखने के बाद अब वह लोगों के सबसे खुशी के पल कैद करना चाहती हैं। तुम्हारे दादाजी का गांव भी उत्तराखंड में है, शायद वहीं कहीं होंगी। बलवंत सिंह ने वह तस्वीर एल्बम से निकालकर अंजलि को दी। इसे ले जाओ, शायद तुम जो आखिरी टुकड़ा खोज रही हो वह इन्हीं के पास हो। जमशेदपुर से निकलते समय दोनों के कदम पहले से भारी थे, लेकिन उनकी आंखों में पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। वे अब सिर्फ एक मिशन पर नहीं थीं, वे भूले हुए इतिहास के टुकड़ों को जोड़ने और एक महान नायक के मानवीय दर्द को खोजने वाली इतिहासकार और खोजकर्ता थीं। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जो अब उन्हें उत्तराखंड के गहरे पहाड़ों की ओर ले जा रही थी, जहां एक महानायक का सबसे गुप्त रहस्य छिपा था। उत्तराखंड की हवा जमशेदपुर से बिल्कुल अलग थी। लोहे की गंध की जगह गहरी मिट्टी और ठंडी लकड़ी की महक फेफड़ों में भर रही थी। घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर बस धीरे धीरे चढ़ रही थी। यहां दादाजी गजराज सिंह का जन्म हुआ था और यहीं वह अपने जीवन भर के घावों के साथ लौटकर चुपचाप मिट्टी से जुड़ गए थे। अंजलि खिड़की से सिर टिकाए दादाजी के अकेलेपन के बारे में सोच रही थी। चेतना नाम की उस महिला को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। उनके पास सिर्फ उत्तराखंड में एक छोटा फोटो स्टूडियो और एक पुरानी तस्वीर का सुराग था। दोनों ने कई दिनों तक सीमा के पास के छोटे कस्बों जैसे पिथौरागढ़, चमोली में भटकना जारी रखा। वे कस्बों की सबसे पुरानी दुकानों में जाकर लोगों को तस्वीर दिखाते और पूछताछ करते, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। समय बीत रहा था, लेकिन दोनों आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। इस सफर ने उन्हें धैर्य सिखा दिया था। नतीजा न मिले तो क्या हुआ, इस जमीन की हवा में सांस लेना और यहां के लोगों से मिलना भी दादाजी के जीवन के करीब जाने जैसा था। एक दिन रानी खेत की एक पुरानी घड़ी की दुकान में उन्हें एक सुराग मिला। सफेद बालों वाले दुकानदार ने चश्मे के ऊपर से तस्वीर को देर तक देखा और फिर कहा, अरे
यह तो पल स्टूडियो वाली चेतना जी हैं। अब वह कस्बे में नहीं बल्कि ऊपर पहाड़ी पर अकेले रहती हैं, लोगों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं। दुकानदार के बताए रास्ते पर चलकर वे एक सुनसान सड़क पर पहुंची। कच्ची सड़क के अंत में दुनिया से कटा हुआ एक लकड़ी का घर था। पल स्टूडियो। पुराना लेकिन साफ सुथरा बोर्ड उनका स्वागत कर रहा था। स्टूडियो के चारों ओर एक छोटा सा फूलों का बगीचा था। दोनों ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर पुरानी दवाओं और कागज की मिली जुली गंध थी। स्टूडियो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से भरा था। नवजात शिशु की तस्वीरें, शर्माते हुए दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें, झुर्रियों से भरे बूढ़े जोड़े की तस्वीरें। यह एक छोटा सा संग्रहालय था जहां इंसानी जीवन के सबसे शानदार पल कैद थे। तस्वीरों के बीच एक महिला चुपचाप फिल्म ठीक कर रही थी। वह तस्वीर जितनी युवा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर वही शांति और गहराई थी। चेतना। उन्होंने वर्दी में दो अजनबी लड़कियों को देखकर भी हैरानी नहीं दिखाई और शांति से सिर उठाकर देखा। क्या काम है? फौजी बेटियों। अंजलि ने कांपते हाथों से वह पुरानी तस्वीर निकाली। चेतना ने तस्वीर ली और कुछ देर चुप रहीं। उनकी नजरें तस्वीर में मौजूद युवा सैनिकों से गुजरकर उस एक व्यक्ति पर टिकी थीं जो तस्वीर में नहीं था। उनकी आंखों में नमी आई, फिर एक हल्की सी मुस्कान में बदल गई। वह ठीक तो है? सवाल में कोई नाम नहीं था, लेकिन दोनों समझ गईं कि वह किसके बारे में पूछ रही हैं। अंजलि ने जवाब दिया, जी, वह स्वस्थ है, अच्छा है। उन्होंने पूरी जिंदगी एक कवच की तरह जी है। चेतना ने दोनों को गर्म चाय पिलाई और फिर उनके जरिए इंसान गजराज सिंह की वह कहानी सामने आई जो कोई नहीं जानता था। लोग उन्हें भूत या हीरो कहते थे, लेकिन मेरी नजरों में वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत ज्यादा बोझ उठा रखा था। जब भी कोई जवान शहीद होता तो वह रात भर अकेले बैठकर अपनी बंदूक साफ करते रहते थे। मैं कुछ कहने के बजाय बस चुपचाप उनके पास बैठ जाती थी। तब कभी कभी वह अपने दिल की बात कह देते थे। उनकी कहानी युद्ध की नहीं बल्कि एक नायक के दर्द और दुख की गवाही थी। गजराज सिंह मानते थे कि उनकी जिंदगी युद्ध में शहीद हुए साथियों की अमानत है, इसलिए उन्हें एक पल भी चैन से सोने या अपनी खुशी ढूंढने का कोई हक नहीं है। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे साथ चलने के लिए कहा था, इस वर्दी को उतारकर एक आम इंसान की तरह जीने के लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वह मुझे अकेले छोड़कर चले गए, बस एक खत छोड़कर। चेतना ने एक छोटे से लकड़ी के बक्से से एक पीला पड़ चुका खत निकाला और अंजलि को दिया। यह दादाजी का विदाई खत था। चेतना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ मेरी बाकी की जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं। मेरी पीठ के पीछे अनगिनत शहीद साथियों के चेहरे हैं। मैं उन्हें छोड़कर अकेला खुश नहीं हो सकता। मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जियो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपना कर्ज चुकाते हुए गुजारूंगा। खत पढ़ते पढ़ते अंजलि की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। अब सारी कड़ियां जुड़ गई थीं। दादाजी ने क्यों पूरी जिंदगी एक परछाई की तरह जी? क्यों उन्होंने अपनी पोती की सफलता को दूर से ही देखा? यह प्यार की कमी नहीं थी, यह एक महान नायक द्वारा खुद को दी गई एक दर्दनाक सजा थी। प्रिया अब कुछ भी नहीं लिख सकी। यह कहानी कलम से नहीं लिखी जा सकती थी। यह सिर्फ दिल में बसाने वाली एक पवित्र और दुखद गाथा थी। 3 महीने बीत गए। नसीराबाद के राजपूताना राइफल्स के परेड ग्राउंड पर एक बार फिर पूरी यूनिट कतार में खड़ी थी। उनके सामने एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी थी। यह प्रिया और अंजलि द्वारा 3 महीने की यात्रा में इकट्ठी की गई चीजें थीं। पीले पर्दे की नसीराबाद का ग्राउंड को 2 बना करता है। चूके खत, पुरानी वर्दी के टुकड़े, फीकी तस्वीरें और उनके साथ उनकी भरी हुई नोटबुक। प्रदर्शनी का नाम था गुमनाम नायकों की कहानियां। ब्रिगेडियर विक्रम चौहान और उनके सहारे मंच पर खड़े जनरल गजराज सिंह भी वहां मौजूद थे। पहले माइक अंजलि ने पकड़ा। अब वह शर्म से सिर झुकाने वाली पुरानी लड़की नहीं थी। उसने एक बुलंद और शांत आवाज में कहा, पिछले 3 महीनों में मैं अपने दादाजी के साथियों से मिली। वे नायक थे, लेकिन वे किताबों में मिलने वाले महान नायक नहीं थे। वे एक दोस्त से किया वादा न निभा पाने के कारण जीवन भर दर्द में रहे। अपने जवानों को बचाने के लिए कठोर फैसले लिए और प्यार करने वालों के लिए अपनी खुशी का त्याग करने वाले हमारे जैसे ही साधारण पिता और भाई थे। उसने अपने दादाजी की ओर देखा और मैं अपने दादाजी से फिर से मिली।
आज इस जगह पर मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि मुझे उनकी पोती होने पर बहुत गर्व है। परेड ग्राउंड में धीमी तालियां बजीं। इसके बाद प्रिया आगे आई। उसकी आवाज अब भी दृढ़ थी, लेकिन उसमें एक नई गहराई और गर्माहट थी। मैंने सीखा था कि एक सैनिक के लिए नियम और सिद्धांत ही सब कुछ है, लेकिन मैं गलत थी। जमशेदपुर में बलवंत सिंह जी ने कहा था, स्टील गर्म आग में तपकर ही सख्त होता है, लेकिन जो सिर्फ सख्त होता है वह एक दिन टूट जाता है। असली स्टील वह है जो अपने अंदर गर्माहट रखता है, जो झुक सकता है लेकिन टूटता नहीं। उसने सभी सैनिकों को देखकर जोर से कहा, हमारी सेना को सबसे मजबूत बनाने वाली चीज नए हथियार या फौलादी अनुशासन नहीं है। यह हमारे सीने में धड़कता हुआ वह गर्म दिल है जो अपने वरिष्ठों का सम्मान करता है, अपने साथियों से प्यार करता है और देशवासियों के लिए खुशी खुशी बलिदान देना जानता है। उसके भाषण के बाद परेड ग्राउंड तालियों और नारों से गूंज उठा। जनरल गजराज सिंह चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे और ब्रिगेडियर विक्रम चौहान गर्व से दोनों को देख रहे थे। उस दिन के बाद राजपूताना राइफल्स में बहुत कुछ बदल गया। हवलदार प्रिया शर्मा एक ऐसी अफसर बनी जो नियमों का पालन करते हुए भी अपने जवानों के दिलों को समझती थी। सिपाही अंजलि सिंह अपने दादाजी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक बहादुर और दयालु सैनिक बनी। उनकी बनाई गई गुमनाम नायकों की कहानियां प्रदर्शनी यूनिट के संग्रहालय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जिसे हर नए जवान को देखना अनिवार्य था। एक साधारण बूढ़े आदमी के आने से शुरू हुई एक छोटी सी दरार एक बड़े तूफान में बदलकर अंत में यूनिट के जज्बे को और भी मजबूत बनाने वाली एक महान विरासत बन गई। प्रिया और अंजलि ने सिर्फ एक सजा वाला मिशन पूरा नहीं किया था, उन्होंने भूले हुए इतिहास को वर्तमान में जिंदा कर दिया था और इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद एक नई कहानी की शुरुआत की थी। नसीराबाद के आसमान के नीचे उनके दिल पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी से धड़क रहे थे।